दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। जब बात यह है कि अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए केडीबी लाइव एक बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आया है। जब पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए केडीबी लाइव के द्वारा प्रचार किया जाएगा, जहां एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। तो अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और दूसरे लोगों तक आप अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं, चाहे किसी भी पद के लिए हो, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर केडीबी लाइव का व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर दिया गया है। आप अपने पहचान दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया हैरान है। इधर बिहार में भी तालिबान को लेकर सियासत चरम पर है। जब बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को तालिबानियों की सरकार करार दे दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तालिबानियों की सरकार चल रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन करते हुए आरएसएस के लोगों को तालिबानी कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस को तालिबानी बताकर बिल्कुल सही कहा है। जब बीजेपी वाले तालिबानियों से बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां समझिए कि सरकार ही तालिबानी चल रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज एनवी रमन्ना मीडिया वालों को जमकर धोया है। एनवी रमन्ना ने कहा है कि मीडिया धर्मों के नाम पर देश को बांट रहा है, मीडिया धार्मिक उन्माद फैला रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एनवी रमन्ना ने मीडिया के बारे में और क्या क्या बातें कही है। तो देश में कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद जिस तरीके से तबलीगी जमात का मामला सामने आया था और बड़ी संख्या में जमाती एक जगह इकट्ठा हुए थे, उसके बाद मीडिया ने इसे बड़े स्तर पर कवर किया था। जब तबलीगी जमात पर कोरोना संक्रमण फैलाने का भी आरोप मीडिया द्वारा ही लगाया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर आवाज को सुनते हैं और जज और संस्थानों के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि मीडिया के एक तबके में जो रिपोर्ट दिखाई गई उसमें सांप्रदायिक रंग भी था। यह देश के नाम को खराब कर सकता है। जब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का नाम लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि वेब पोर्टल की कोई भी जवाबदेही नहीं है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि दिक्कत यह है कि इस देश में मीडिया का एक तबका जो भी कुछ दिखाता है उसमें सांप्रदायिक रंग होता है। यही बड़ी दिक्कत है। अंत में इससे देश का नाम खराब होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने वेब पोर्टल और टीवी चैनल्स की नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटरी को लेकर सवाल पूछा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा है कि यह तबका न सिर्फ सांप्रदायिक रंग देता है खबरों में, बल्कि खबरों को प्लांट भी करता है। यह पोर्टल फर्जी खबरें भी पब्लिश करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्ट में कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें दिल्ली स्थित मरकज निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों के इकट्ठा होने और कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया है। इस सुनवाई के दौरान जजों ने वेबसाइट की रिपोर्ट्स की कड़ी आलोचना की है। जहां कोर्ट ने कहा है कि वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर आवाज को सुनते हैं और जज वो संस्थान के खिलाफ बिना जवाबदेही के कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर लोगों की चिंता करते हैं, आम आदमी या फिर संस्थान की नहीं। यह हमारा अपना अनुभव है। कोर्ट ने कहा है कि पोर्टल की कोई जवाबदेही नहीं है और वे हमें कभी भी जवाब नहीं देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर फर्जी खबरों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्जी खबरों पर लगाम लगाने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप YouTube पर जाएं तो आप आसानी से फर्जी खबरें पा सकते हैं।
दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जब विपक्षी दलों के नेता अक्सर महंगाई को लेकर सरकार का घेराव करते रहते हैं। जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगी। महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझकर इससे चिपके बैठे हुए हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त जन विरोधी नीतियों की मार ने निम्न और मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी है। खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल के दाम तो आसमान छू ही रहे थे कि खाना खरीदने के साथ साथ खाना पकाना भी महंगा हो गया है। पिछले 2 हफ्ते में 2 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ा गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार और उसके विभाग कमर कसकर बैठ चुके हैं, गरीबों का जीना मुहाल करके दम लेंगे। तेजस्वी ने सरकार से सवाल किया है कि केंद्र सरकार ने उज्जवल योजना के खूब कसीदे पढ़े, खूब महामंडन किया, भावुकता का चोंगा पहन पहन कर कसौ घोषित निर्धनता उन्मूलन के पुरोध होने का दावा किए। क्या आज इस सरकार में हिम्मत है कि गांव-गांव जाकर उज्जवल योजना की समीक्षा करें और देश को इसकी वास्तविकता बताएं? आज गरीबों के घर में पड़े खाली एलपीजी सिलेंडर मुंह चिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 384 रुपए प्रति रसोई गैस के सिलेंडर कंधे पर ढोकर प्रदर्शन करने वाले लोग आज प्रति सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए होने के बाद भी सत्ता में बैठकर चुप्पी साधे हुए हैं। चौतरफा महंगाई से गरीबों और मध्यम वर्ग की जेबों पर डाका पड़ ही रहा था कि रसोई गैस की कीमतों ने अब पेट पर लात मार दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन गुरुवार से ही शुरू हो गया है। इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र 8 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तारीख है। 13 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है और उसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी होगी और उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहां बाढ़ से बचाने के लिए बोरियां ही गायब कर दी गई है। यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो बाढ़ में गांव के गांव विलीन हो जाते हैं, जहां फसलें बर्बाद हो जाती है, जान माल का नुकसान होता है। पर यही बाढ़ कईयों के लिए वरदान भी है। इस बाढ़ में सीमेंट की 12,50,000 खाली बोरियां भी बह गई। इसके साथ ही और भी सामान है, करीब 80 लाख का मामला है। अब ये बोरियां और सामान बहकर किसके घर पहुंच गए हैं, इस पर चुप्पी है। गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के बाढ़ से बचाव के लिए लाई गई साम गाड़ियों में घोटाले की सूचना पर ऑडिट कराए जाने के बाद यह मामला सामने आया है। दीघा स्थित गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के केंद्रीय और प्रमंडलीय भंडार के ऑडिट में लाखों रुपए की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ है। ऑडिट टीम ने यहां से सीमेंट की खाली बोरियां और अन्य साम गाड़ियों के नाम पर करीब 80 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा है। दोस्तों, बिहार में अब उसना चावल मिलों की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि बिहार में उसना चावल की ज्यादा मांग है, इसलिए उसना चावल मिलों की संख्या बढ़ाने को लेकर काम करें। साथ ही अरवा चावल की भी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ विपणन साल 2021-22 के अंतर्गत धान की खरीद तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धान खरीद का काम समय पर शुरू होने से अधिक मात्रा में धान की खरीद हो सकेगी। किसानों को इसका फायदा होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस बार जो लक्ष्य निर्धारित करें इसका जिलावार और क्षेत्र के अनुसार वास्तविक आकलन करा लें, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग उत्पाद क्षमता है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार इन बच्चों को किताब लेने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगी। यह खबर के अनुसार किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग 402 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी कर ली है। यह 2 से 3 दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से सभी बच्चों के बैंक अकाउंट में यह पैसा पहुंच जाएगा। यह बच्चे इस पैसे से किताब खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि पहली से 4वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को 250
50 रुपए किताब खरीदने के लिए भेजा जाएगा, जबकि 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 400 रुपए बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर 1,29,06,682 बच्चे की किताब खरीदने के लिए पैसे भेजने की अनुमति दे दी गई है। बहुत जल्द बच्चे के अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों, अपने प्राकृतिक खूबसूरती से अब पर्यटकों को बिहार लुभाएगा। जी हां, सरकार ने नई इको टूरिज्म प्लान तैयार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में इको टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। इको टूरिज्म के विकास से बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। जी हां, उन्होंने कहा है कि इको टूरिज्म का प्रबंधन और मेंटेनेंस विभाग खुद करे, साथ ही विशेषज्ञों के साथ जाकर अधिकारी जमीनी मुआयना भी करें और वहां की परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक चीजों पर गौर करते हुए इको टूरिज्म के विकास पर काम करें। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इको टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। प्रकृति से सामंजस्य रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति को किसी प्रकार के नुकसान ना हो। इससे बिहार के लोगों में पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यह प्रकृति का संरक्षण भी बेहतर तरीके से होगा। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जैव विविधता, परंपरागत ज्ञान और हेरिटेज को भी सुरक्षित रखना है। इससे पहले विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने प्रेजेंटेशन में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, बिहार में धन कुबेर बने सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को हाजीपुर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना में स्थित फ्लैट पर स्पेशल विजिलेंस की कार्रवाई में जो खुलासे हुए हैं, उससे छापेमारी कर रहे टीम भी सख्ती में है। 12 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में निलंबित कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना के रुकनपुरा में स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में अकुल संपत्ति के कई सबूत मिले हैं। अनुभूति श्रीवास्तव ने पटना में ही दूसरा फ्लैट भी ले रखा है। इसके अलावा इसका तीसरा फ्लैट इंदौर में भी है। इन दोनों फ्लैट से संबंधित एग्रीमेंट के सबूत विजिलेंस टीम को मिले हैं। इसके अलावा अनुभूति श्रीवास्तव ने अपने पत्नी और बच्चे के नाम से इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कई पॉलिसी भी ले रखी है। कार्यपालक पदाधिकारी 15 लाख रुपए से अधिक का प्रीमियम हर साल जमा करते हैं। निलंबित कार्यपालक पदाधिकारी के पास इनोवा, अर्टिगा जैसे लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक कई आपत्तिजनक कागजात भी छापेमारी के दौरान अनुभूति श्रीवास्तव के फ्लैट से हाथ लगी है। स्पेशल विजिलेंस की टीम को फिक्स डिपॉजिट, LIC, रियल एस्टेट समेत कई जगहों पर निवेश करने के डिटेल्स भी मिले हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के आवास से कैश भी मिले हैं। हालांकि बरामद रकम को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी पटना में 334 करोड़ की लागत से साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस सिटी के निर्माण का काम 15 एकड़ और 32,000 वर्ग फीट में हो रहा है। खबर के अनुसार पटना में बन रहे इस साइंस सिटी का नाम मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। इस साइंस सिटी में बिहार के आवाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार और बिहार के वैज्ञानिक धरोहर का संरक्षण किया जाएगा। बिहार के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पटना में बनने वाला यह साइंस सिटी देश में सबसे अलग होगा। इसका निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कलाम साहब की परिकल्पना का साकार स्वरूप है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस साइंस सिटी में बिहार के बच्चों और युवाओं को विज्ञान के अत्याधुनिक तकनीक के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में आयुष्मान योजना के लाभुकों से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ 2125 रुपए की MRI जांच के एवज में मरीज को 33,000 रुपए का बिल थमा दिया। यह गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में इस योजना के नाम पर धांधली का खेल चल रहा है। दरअसल अस्पताल में नया कारनामा सामने आया है, जहां आयुष्मान कार्ड धारक एक मरीज ने 2125 रुपए की
MRI जांच कराई। वहीं अस्पताल प्रबंधक की तरफ से 33,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। यह पूरा मामला एक पैर से दिव्यांग महिला सुमित्रा देवी से जुड़ा हुआ है। जय सुमित्रा देवी ने बताया है कि वह समस्तीपुर जिले की रहने वाली है, उनका कोई नहीं है। ऐसे में वह पटना में लोगों से मांग कर और झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती है। उन्होंने बताया है कि उनके 14 वर्षीय बेटे गणपत कुमार को पिछले 1 साल से पीठ में काफी तकलीफ शुरू हो गई। बच्चे को बचपन में बीच में एक गंभीर घाव हुआ था, जिसका इलाज होने के बाद ठीक हो गया, लेकिन वहां काफी दर्द फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों, नालंदा में एक ही परिवार की 3 बच्चियां अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। बताया जाता है कि जन्माष्टमी को लेकर तीनों बाजार से फल खरीदने के लिए घर से शहरसराय के लिए निकली थी, जो अब तक घर नहीं लौट पाई है। जहां परिजनों ने तीनों की काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जहां भगाबिगा थाना क्षेत्र के खाजे एतवार सराय इलाके की रहने वाली 2 बहनों और एक भतीजे के अचानक गायब होने से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी बनना हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है। जी आज हम आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 4 आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। जी इस परिवार के मुखिया का नाम है अनिल मिश्रा। जी अनिल मिश्रा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और ये सभी सिविल सर्विस में हैं। जी अनिल मिश्रा ग्रामीण बैंक में बतौर मैनेजर सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया था। जी वे शुरुआत से ही चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी ज्वाइन करें, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके सिविल सर्वेंट बनाने का फैसला किया था। जहां एक इंटरव्यू में अनिल मिश्रा ने बताया था कि सभी बच्चे होशियार तो बचपन से ही थे, जहां साथ ही मैंने भी उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। आज मुझे गर्व होता है। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद रेलवे ट्रेनों की संख्या और फेरे बढ़ा रहा है। जब देश के हर कोने में ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा रहा है, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए 28 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जब बिहार से चलने वाली ये सभी ट्रेनें आरक्षित होगी, जब कोरोना के बीच ये सभी ट्रेनें चलाई जाएगी, इसलिए यात्रियों को एहतियात का पूरा ध्यान रखना होगा। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है। यह मिडिल एक्सपर्ट इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ट्रेनों के संचालन के साथ एहतियात का पूरा ध्यान रख रहा है। यह ट्रेनों में सीटों का आवंटन इसी हिसाब से किया जा रहा है कि यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी कायम रहे, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, इस हफ्ते बिहार में बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन 3 से 5 सितंबर के बीच एक बार फिर से अच्छी बारिश के आसार हैं। यह मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कि 3 से 5 सितंबर यानी कि आज से 5 सितंबर के बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी स्तर तक की बारिश हो सकती है। यह 3 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मूसलाधार बारिश की स्थिति बन रही है। जहाँ वहीं 4 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सीवान एवं मुजफ्फरपुर में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यह बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारी से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना है। 3 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर एवं खगड़िया में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के आसार हैं। इसको देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं 5 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, बिहार के 10 महिला और 10 पुरुष शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार मिलेगा। जी हां, बिहार सरकार की ओर से बुधवार को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 20 शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जहां 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में चयनित प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने चयनित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के पुरस्कारों से सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनता है तथा दूसरे शिक्षक भी उत्साहित होकर अपने बेहतर योगदान के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो गई है। यही कारण है कि इन दिनों ये मुद्दा पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। जहां आम लोग से लेकर सेलेब्स तक इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब बॉलीवुड के नायाब एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया पेश की है। जहां नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा है। वीडियो शेयर करते हुए कई अहम सवाल खड़े किए हैं। एक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नसीरुद्दीन शाह कहते दिखाई दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का दोबारा हुकूमत पाना पूरी दुनिया भर के लिए चिंता की बात है। यह इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या फिर वे पिछले सदियों के वहशीपन के साथ रहना चाहते हैं। यह इतना ही नहीं, एक्टर ने आगे कहा है कि मैं भी हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और जैसा कि मिर्जा गालिब कह गए हैं कि मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और खुदा वो वक्त ना लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सके। यह नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। जहां कुछ यूजर्स नसीरुद्दीन शाह की तारीफ करते दिख रहे हैं तो फिर वहीं कुछ ट्रोलिंग भी करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन जिस इंस्पेक्टर को वीरता पदक मिला था वही भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। यह इंस्पेक्टर का नाम विजेंद्र सिंह राणा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंस्पेक्टर ने थाने पर भ्रष्टाचार मुक्त के पोस्टर खुद चपसा किए थे और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल की थी जिसमें इंस्पेक्टर ने दावा किया था कि उनका थाना अब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। जी अब जब इंस्पेक्टर की पोल खुली तो सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी हैरान रह गए। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। जब बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने ग्राहकों को मेल भेजकर कहा है कि इस महीने तक यानी कि 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विशेष अपील की है। एसबीआई ने अपने खाता धारकों से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक करा ले। बैंक के मुताबिक अगर कोई ग्राहक ये काम तय समय सीमा में नहीं कराता है तो फिर उनकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती है। जी आपको बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में पैन आधार लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर है। ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है। दोस्तों, अपने कट्टर बयानों के लिए विख्यात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब राम कार्ड खेलने लगे हैं। जहां उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से करने का फैसला किया है जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे। वहां रुदौली कस्बे में दलितों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 8 सितंबर को सुल्तानपुर में सभा को संबोधित करेंगे। यह दौरे के आखिरी दिन एआईएमआईएम चीफ बाराबंकी जाएंगे। राजनीतिक पंडित दौरे का अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की हालात क्या रहने वाली है ये तो फिर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिगुल बच चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी गोटी बैठाना शुरू कर दिया है। इस बार देश के सबसे बड़े राज्य में पहली बार एआईएमआईएम पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कई राजनीतिक पंडित तो मानकर चल रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी विजय पताका को रोकने के लिए यूपी में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के रुदौली नामक कस्बे से प्रदेश का दौरा शुरू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में उनका 3 दिन का दौरा है। वे 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी सभा को संबोधित करने के बाद वापस हैदराबाद लौट जाएंगे। खबरों के मुताबिक एआईएमआईएम चीफ ओम प्रकाश राजभर के सहलदेव भारतीय समाज पार्टी की और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से है। हालांकि ये अभी चर्चा है कि गठबंधन पर आधारित मुहर अभी तक नहीं लगी है। एआईएमआईएम पार्टी की यूपी में चुनाव लड़ने के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एआईएमआईएम से सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि एआईएमआईएम सपा की वोटों में सेंध लगाएगी। खैर जो भी हो, ओवैसी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। जो कोर्ट ने कहा है कि भारत में गाय को माता मानते हैं। ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था का चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा है कि गोमांस खाने को किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीभ के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी संप्रदायों
के लोग रहते हैं। पूजा पद्धति भले ही अलग हो, सोच सभी की एक है, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो भी हो सो कम है। यहाँ बयानों के तीर में लपटकर पागल, गंवार, चोर, डकैत आदि तो आते ही रहते हैं। जी हाल ही में हिटलर और अब तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है। जी आरजेडी ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की तो भारतीय जनता पार्टी भला कैसे चुप बैठती। जी बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव के शासन के याद दिलाते हुए आरजेडी का तालिबानी कनेक्शन खोज निकाला। इसके पहले लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव अपने ही पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताकर बवाल मचा चुके हैं। यह मामला आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद उलझा है। उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। तालिबान को केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संस्कृति करार देते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसे लोग भारत में भी रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस भारत का तालिबान है। आरएसएस के लोग दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने वाले और पंक्चर बनाने वालों को बेवजह पीटते हैं। ऐसी शक्तियों के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने लड़ाई लड़ी है। इस पर पलटवार करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू राबड़ी के कुशासन काल में 100 से अधिक नरसंहार हुए। महिलाएं अपने घर से निकलने में डरती थी। तब बंदूक के बल पर अपहरण उद्योग चलता था। यह शिक्षा और विकास चौपट थे। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार आज के अफगानिस्तान जैसा ही बन गया था। दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पटना एम्स में भर्ती करवाए गए हैं। जहां बताया जा रहा है कि इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर संजय जायसवाल को स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी हुई है। वे पिछले कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थे। गुरुवार को उनको एम्स में भर्ती भी कराया गया है। जब बाद में जांच के दौरान बीमारी का पता चला। जहां संजय जायसवाल ने स्वयं सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की है। जहां मिली जानकारी के अनुसार स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम नाम की ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इस बीमारी में शरीर की सभी चमड़ी फटने लगती है। संजय जायसवाल ने कहा है कि फिलहाल मुझे किसी से ही मिलना संभव नहीं है। अगले एक सप्ताह के बाद ही किसी से मुलाकात हो सकती है। इलाज के बाद जैसे ठीक होंगे वैसे इस बात की जानकारी वे खुद देंगे। स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम संक्रमण जिसे भी होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके शरीर को जला दिया हो। यह बीमारी किसी दवा के खाने के बाद रिएक्शन के कारण होता है, जिसके बाद तेज बुखार हो जाता है। इस बीमारी में शरीर की त्वचा फटने लगती है। यह बीमारी काफी गंभीर कही जाती है। शरीर के बाहर और भीतरी चमड़ी भी फट जाती है। इस बीमारी में शरीर के भीतर आंत में सूजन आ जाती है और गलने लगते हैं, जो सबसे खतरनाक होता है। स्टीवन्स और जॉनसन नाम के दो डॉक्टरों ने इस इन्फेक्शन का पता लगाया था, जहां उनके ही नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिला में झंझारपुर के एडीजी अविनाश कुमार ने एक बार फिर से एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जेल में बंद एक युवक को उन्होंने नाले की सफाई करने और फिर देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले जज अविनाश कुमार ने एक शख्स को 5 गरीब परिवार की अनपढ़ महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने की शर्त पर जमानत दिया था। झंझारपुर के एडीजी अविनाश कुमार की प्रथम कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में जेल में बंद मोहम्मद अमजद को एक अनोखी शर्त पर रिहा किया है। यह वार्ड नंबर 13 में मदरसा चौक के रहने वाले मोहम्मद अमजद को अपने घर के पास नाले की सफाई करने और फिर देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस.ए. बोबडे मंगलवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इससे पहले वे आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के घर भी गए थे। जब पूर्व सीजेआई बोबडे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। एक ट्विटर अकाउंट से इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा गया है कि क्या पहले भी किसी जस्टिस ने इसी प्रकार से मुलाकात की है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि तो फिर राज्यसभा की सीट पक्की समझे बोबडे जी। वही एक और ट्विटर हैंडल से कमेंट आया कि भाई इन्हें भी पकड़ाइए कोई झुंझुना, बेचारे कब तक जूते घिसते रहेंगे। एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि लगता है कि सांसद बनने की लालसा है। वहीं एक और ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि क्या इनको भी राज्यसभा जाना है। संजू वर्मा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि राज्यसभा का रास्ता ढूंढा जा रहा है। ट्विटर अकाउंट से कमेंट आता है कि देश में आरएसएस की सरकार चल रही है, जिसमें बड़े बड़े पदों पर विराजमान आरएसएस के एजेंडे को चला रहे हैं और ये सब जातिवाद लोग हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य दलित, आदिवासी, पिछड़े के हक अधिकारों को समाप्त कैसे किया जाए इस रणनीति में लगे हुए हैं। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि वह क्या लोकतंत्र है और क्या न्याय व्यवस्था है। ऐसे लोग जब अपने पद पर काबिज रहेंगे तो लोगों का तो सत्यानाश होना तय है और तो और लोगों का न्याय व्यवस्था से भी विश्वास ही खत्म हो जाएगा।
दोस्तों कमाल आर खान यानी कि KRK के ट्वीट्स और पोस्ट अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और वे किसी न किसी सितारे पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसी अभिनेता नहीं बल्कि नेता को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट से इतना तो समझ आ रहा है कि वे तंज कस रहे हैं। यह दरअसल KRK ने PM नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं उनको ही वोट करूंगा। उन्होंने खुद अंधभक्त कहा और कई बातें लिखी है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद लोग लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। KRK ने लिखा है कि हम मोदी जी के भक्त हैं, तो चाहे हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाए, हमारी किडनी बिक जाए, हम भूखे मर जाए, लेकिन मरते दम तक वोट तो मोदी जी को ही देंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। KRK यही नहीं रुके, उन्होंने कई ट्वीट्स किए जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अंधभक्तों की महिमा भी अपरंपार है, वोट मोदी जी को ही देंगे लेकिन मदद सोनू सूद से मांगेंगे और सवाल राहुल गांधी से करेंगे, महंगाई के लिए जिम्मेदार नेहरू जी को ठहराएंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।